वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। रोटेशन चैप्टर में बच्चे हमने सेंटर ऑफ मास हो चुका है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क मैंने करा दिया है और कुछ हमने क्वेश्चंस कराए एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क पर और एग्जाम्पल लिया मैंने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सक्यूज मी कि एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछ ले जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर है या पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, उसको मैंने बहुत धीरे धीरे आपको कराया जा रहा है कि टॉपिक को डीपली पढ़िए। तो जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी का प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर देखिए कि क्योंकि इस रोटेशन चैप्टर में बच्चे प्रीवियस चैप्टर जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है या वर्क पावर एनर्जी है, उन दोनों का हम एनालॉग करेंगे, सिमिलरिटी करेंगे, है ना, उससे कंपेयर करके इस चैप्टर को बिल्ड अप करेंगे। वो हम देख भी रहे थे स्टार्टिंग से। चलिए अब वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉक से आगे और एंगुलर मोमेंटम से आगे। लेकिन एज यूजुअल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता चैनल फॉर प्रोवाइडिंग अस ए स्मॉल क्लिप ऑफ मोटिवेशनल सॉन्ग। तो बच्चे आपके लिए मैं ये प्ले कर रहा हूँ सॉन्ग और आप इसको सुनिए और मोटिवेट होने के बाद वी विल प्रोसीड। तू क्यों मुरझा जब तेवर सही इरादे सही, ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी ताल में कमी नहीं, आज भी तेरा है कल भी तो तेरा है, बस तू हौसले कर ले बुलंद, अपनी सोच में उड़ान भर। यस, वेलकम बैक। आई थिंक यू हैव बीन मोटिवेटेड एनफ। चलिए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये बच्चे मैंने आपको क्वेश्चंस ज़रा एक बार जल्दी से देख लीजिए क्या था। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल को हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ये रहा, इसको ऐसे फेंका है और हाईएस्ट पॉइंट पर और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर पार्टिकल जब पहुंचता है तो वहां पर ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ सकता है, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ सकता है। ठीक है, ये सब मैंने करा दिया, बहुत ध्यान से करना। अब बच्चे आगे चलते हैं इसी में। अब बच्चे एक जो स्पेशल, चलो पहले रिलेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे कोई बात तो नहीं है, रिलेशन भी लिख लो। चलो पहले लिख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे पार्टिकल के लिए चल रहा है। चलो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो थोड़ा इससे आपको लगेगा कि भाई हम जो न्यूटन की पार्टिकल डायनेमिक्स जैसा ही चल रहा है। तो देखो बच्चे, एल वेक्टर जो होता है ना, एल वेक्टर इज इक्वल टू, ये है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे बोलो, यहां डिफरेंशिएट करते हैं, डी एल बाई डी टी वैक्टर चल रहा है, तो बच्चे इधर भी डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी टी। दिस इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब आपको बच्चे प्रोडक्ट रूल पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चे चेंज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये तो हो गया ये, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वेक्टर। अब इसमें क्रॉस आ रहा है ना, इसलिए मैंने पोजीशन चेंज नहीं किया। अब बच्चे बोलो आर वेक्टर क्रॉस डी पी बाई डी टी होता है एफ वेक्टर, प्लस डी आर बाई डी टी वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब सबको पता है, वी नो
कि पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बच्चे किधर की तरफ होता है, अलोंग वी वेक्टर। इसका मतलब ये हो जाएगा पी और वी के बीच में एंगल 0 है, तो वी क्रॉस पी क्या हो जाएगा, तो वी क्रॉस पी विल बी नल वेक्टर, क्योंकि पी वेक्टर की डायरेक्शन बी की तरफ है और साइन 0 0 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, आगे चलते हैं, तो ये तो बच्चे नल वेक्टर हो गया है पूरा, है नहीं। तो डी एल बाई डी टी विल बी, तो इससे बच्चे हो गया डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर प्लस नल वेक्टर, और आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क। तो इस तरह से आपका ये डेरिवेशन हो गया कि टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। तो थोड़ा सा आप बच्चे कंपेयर कर लो, यदि आप इसको कंपैरिजन कर रहे हो विद, कंपैरिजन किससे कर रहे हो, विद पार्टिकल डायनेमिक्स, न्यूटन ने जो दी थी। तो टर्म्स जो बच्चे मैं थोड़ा सा अच्छे यूज़ कर रहा हूँ, पार्टिकल डायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो उसमें बच्चे आपको पता है कि वहाँ पर जो एल वेक्टर है ना, ये रोटेशन में है, तो ये है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि रोटेशनल क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसकी जगह होता है बच्चे पी वेक्टर, लीनियर क्वांटिटी ऑफ मोशन। ऐसे बच्चे आपको याद है यहाँ टॉर्क वेक्टर है, तो टॉर्क क्या करता है बच्चे, उसकी चेंज करेगा स्टेट को, कौन सी स्टेट, रेस्ट से रोटेशन में आ जाएगा या रोटेशन से रेस्ट में ले आएगा। तो ऐसे काम बच्चे लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता है। तो P इज रिप्लेसमेंट ऑफ L वेक्टर एंड F इज द रिप्लेसमेंट ऑफ टॉर्क वेक्टर, या उल्टा कर सकते हो, L वेक्टर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ P वेक्टर एंड टॉर्क इज द रिप्लेसमेंट ऑफ F वेक्टर। मतलब ये है आपके पास रोटेशनल डायनेमिक्स और ये है आपके पास पार्टिकल डायनेमिक्स। ठीक है, तो पार्टिकल डायनेमिक्स इधर है। तो आपने पढ़ा था कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ न्यूटन्स का। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर पढ़ा है आपने, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया और डी बाई डी टी और पी की जगह बच्चे एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो ये भी आपके पास क्या है, रोटेशनल मोशन के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ है कि टॉर्क एक्सटर्नल, यदि एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ऐसे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बच्चे सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ हो गया, जो मैंने पार्टिकल डायनेमिक्स में और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में दोनों में कंपेयर करके बता दिया है। ठीक है, इसको हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में, अभी यहाँ थोड़ा बीच में ब्रेक लेते हैं। टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो है इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशनल मोशन में आपने दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, तो कैसा इक्विलिब्रियम था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम था, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम था। यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम को और डीपली पढ़ने के वाले हैं। दो इक्विलिब्रियम होते हैं बच्चे, एक तो होता है आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहला है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर जो आपने पढ़ा था वो है कि नेट फोर्स 0 होगा सिस्टम पर। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी 0। ये होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरा बच्चे होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको थोड़ा समझ लो, बहुत काम आएगा 12th में भी। जो बच्चे 11th में है, 12th में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है इसका एप्लीकेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम और पहला था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसमें दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ होंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स जीरो होगा, उस पर सारे फोर्सेस का वेक्टर सब जीरो होगा। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है सिग्मा टाउ टर्निंग इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट अबाउट ए पॉइंट, तभी वो बच्चे इक्विलिब्रियम में रहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी आपने पढ़ेंगे आगे 12th में पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि टॉर्क जीरो है, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों होने चाहिए। नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो और टॉर्क जीरो, इस पर हम क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं थोड़े से। उससे पहले एक आपने मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आपके पास हैवी मशीनरी होती है या फिर रेल्स हैं, आपको पता है जो स्टील की रेल होती है, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह तो आप किससे लेकर आते हैं, क्रेन से लेकर आते हैं। लेकिन फाइनली जब उसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं या फाइनली उसका पोजीशन फिक्स करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मैनुअली किया जाता है। उसके अंदर हमारे पास 25-30 पर्सन होते हैं, मैन होते हैं, और उनके पास एक बड़े सा लीवर होता है, और उस लीवर के नीचे एक लकड़ी का कुछ पीस रखते हैं, और पीस रखने के बाद उसको थोड़ा ही करके हिलाते हैं। वैसे ही लग रहा है जैसे आपके पास जो बीटल नट होती है, सुपारी जिसको कहते हैं, आपके नानी के या फिर दादी के पान बॉक्स में होगी, तो उसको काटने वाला जो होता है ना, सरौता कहते थे हम उसको, नानी के पास था हमारे सरौता, उससे सुपारी काटी जाती थी, है ना। तो वैसा, या फिर आपके पास किचन में जाना, मम्मी के पास पकड़ होगी, तो पकड़। तो ये सारे जो है बच्चे, ये सब लीवर सिस्टम होता है, मैं इसी में बात करूँगा। उससे एफर्ट्स, उसमें एफर्ट जो है वो कम हो जाती है। यदि आपको थोड़ा सा पता भी हो तो इस तरह का कुछ सिचुएशन देख लो घर में, किचन में ऐसे पकड़ने का, है ना ये। तो यहाँ से आप बच्चे इस पर फोर्स लगाते हैं और यहाँ पर बच्चे आप कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये आपने कुछ भी पेन को पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया नहीं चलो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। टॉपिक है लीवर। लीवर को देखना है, बॉडी का लीवर नहीं है ना, वो मेडिकल वाला नहीं चल रहा है, लीवर सिस्टम। और मैंने ये भी बताया था, एक साइंटिस्ट ने कहा था कि उसके पास एक बहुत बड़ा लीवर हो तो वो अर्थ को उठा के फेंक देगा। देखना, लीवर सिस्टम। तो लीवर सिस्टम से क्या करते हैं बच्चे, हम एफर्ट को कम करते हैं और एक लोड को उठाने का काम है। जैसे हमारे पास एक ले लेते हैं, चलो यहाँ पर मैंने लगा दिया, एक मिनट, ये देखिए, ये मैंने इसको पाइवोट कर दिया। पाइवोट का मतलब समझ में आ गया, इसको मैंने यहाँ पाइवोट किया है, ये इसको पाइवोट कर दिया। पाइवोट का मतलब जिसके अबाउट घूम सकता है, एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ये जहां से ये एक्सिस रोटेशन होता है इसको कहते हैं फलक्रम। फलक्रम छोटी क्लास में पढ़ा है, सीबीएसई में है या स्टेट बोर्ड्स में भी है फलक्रम। स्टेट बोर्ड्स में तो और ज़्यादा टफ होता है, ध्यान रखना। फलक्रम। अब यहाँ पर बच्चे रखते हैं लोड, यहाँ पर हमने रख दिया लोड, ये माना कोई लोड है, तो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, या L पॉइंट लिख देते हैं लोड। इसको कहते हैं बच्चे डिस्टेंस, इसको लोड आर्म कहते हैं। जैसे सपोजिंग L या R, चलो ठीक है R लिख देते हैं इसको, RL।
यानी लोड आर्म। यहां पर बच्चे लगाते हैं एफर्ट, यहां माना एफर्ट लगा रहे हैं, माना फोर्स लगा दिया आपने, ठीक है, ये फोर्स लगाया आपने, एक्सटर्नल फोर्स। और ये आपके पास यहाँ एल पॉइंट था, इसको एफ पॉइंट ले लेते हैं चलो, और इसको कहते हैं आर एफ, आर ई लिख देते हैं, आर ई डबल एफ, चलो थोड़ा याद रहेगा, इसको कहते हैं एफर्ट आर्म। आगे समझ में, ये एफर्ट आर्म हो गई, ओहो एक मिनट, ये एफर्ट आर्म हो गई, ये लोड आर्म हो गई, यहाँ पे मैंने लोड लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाना है, लोड सपोजिंग डब्लू है, एम जी ले लेते हैं चलो, एम जी डब्लू वेट, वेट इज इक्वल टू एम जी, ये लोड है। अब बच्चे देखो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा टाउ, देखो ओ पॉइंट के अबाउट, पहले ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो एक्सिस हो गई, आप इसको एक्सिस क्यों नहीं लिख रहे हो, ये एक्सिस ही तो है, फल्क्रम इन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के अबाउट बच्चे ये इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, ये ऐसे घुमाएगा फोर्स, इसकी हम बात करें, ऐसे घुमा रहा है इसके अबाउट, कैसे, इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। उसी समय बच्चे ये जो फोर्स है, ये जो लोड है इसका, ये लोड इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा रहा है या नहीं, ये ऐसे घुमा रहा है, इसका टर्निंग इफेक्ट कैसे है आपके पास, क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम करें तो सिग्मा टाउ अबाउट ओ शुड बी 0, टर्निंग इफेक्ट है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, ध्यान रखना कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, ठीक है, याद रखना, तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स कैसे लेंगे बोलो, उनको लेते हैं नेगेटिव। क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारी जो एक्सिस हैं एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज हैं, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज प्लस के आएगा, क्लॉकवाइज करोगे तो माइनस आ जाएगा, इसलिए लेते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, मोमेंट माने घूमना, तो किसी भी वेक्टर का हम कंसीडर करो, चाहे आपके पास फोर्स की वजह से घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की वजह से घूम रहा है, वेट की वजह से घूम रहा है, मास की वजह से घूम रहा है, किसी की वजह से भी घूम रहा है, कोई भी मोमेंट मोशन की वजह से घूम रहा है, कोई एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, लीनियर वेलोसिटी है तो उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, तो जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो बच्चे सिग्मा टाउ अबाउट ओ 0 कर दिया आपने यहाँ पर। अब बोलो बच्चे ये तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो हो गया फोर्स इंटू लीवर आर्म, आर इंटू एफर्ट, ये हो गया आपके पास प्लस का, माइनस का वो क्लॉकवाइज है, यानी वेट एम जी इंटू लोड आर्म आर एल इज इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे कि देखो क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट एक लाइन में। तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू इंटू आर एल, ठीक है। तो अब आप देख लो बच्चे, हमें यदि आपको एफर्ट कम चाहिए, आपको एफर्ट तो नेचुरली कम चाहिए, वेट देखो ये मान लीजिए है आपके पास 100 किलोग्राम का, और लोड आर्म जो है बच्चे ये ले लेते हैं आप कितना, 1 मीटर, और यदि एफर्ट आर्म को बच्चे आप ले लेते हैं 20 मीटर, तो ये कितना लगाना पड़ेगा बोलो, 100 इंटू 1 20 इंटू 5, यानी केवल आपको 5 किलोग्राम लगाना पड़ेगा या नहीं। तो ये है सारा खेल, यानी आप एफर्ट को कम कर सकते हैं बाय चेंजिंग द बोलो रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट आर्म। तो यहाँ पर बच्चे देखो जो W यानी वेट या लोड
डिवाइडेड बाय एफर्ट, वेट अपॉन एफर्ट कितना आ गया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू लोड, गलत हो रहा है क्या, W अपॉन एफ, हाँ तो R एफर्ट अपॉन R लोड, R एफर्ट अपॉन R लोड, यानी एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो हमें ले लेना है। और ये हो गया, जैसे मैंने एफर्ट आर्म बताई, सपोजिंग 1 मीटर है और ये आपके पास मैंने 1 सेंटीमीटर है, तो 100 का इस रेशियो को कहते हैं, इस रेशियो को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। यदि किसी ने याद हो तो मैंने लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन मैकेनिकल एडवांटेज का बताया था, ठीक है, वो ध्यान रखना, लोड अपॉन एफर्ट, बड़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, विच इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ एक बार और, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें एक बहुत आपको एक बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन कराऊंगा जो मेरे साथ भी हुआ है, बहुत पहले की बात है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो भंगार कहते हैं महाराष्ट्र में, रद्दी कहते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, आप रद्दी लेने वाले आते हैं कि भाई अखबार ले लो, अखबार है ना, अखबार पुराने, तो उसमें क्या होता है, उनके जो जानकर जो है वो बैलेंस लाते हैं, वो बैलेंस जो है फॉल्टी बैलेंस होती है। तो उसमें जो इनका फलक्रम है, फलक्रम को पकड़ा जाए, ऐसे फलक्रम को पकड़ा जाए, ठीक है, समझ में आ गया। फलक्रम को यदि पकड़ कर रखते हैं तो बच्चे दोनों तरफ जो पैन है वो बैलेंस होनी चाहिए। जो फलक्रम जो आपका बीम है, जो आपका बैलेंस की जो बीम है, जो रॉड है बीच में, ये बच्चे ऐसे बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, ऐसे झुकी हुई ना हो। तो यहाँ यानी यहाँ पर ये इस समय ये बैलेंस है, तो इसका मतलब फलक्रम आपका यहाँ होना चाहिए। तो वो क्या कर देते हैं कि फलक्रम जो है वो इधर उधर रख देते हैं, यानी तो उससे जो है फॉल्टी बैलेंस होती है। फलक्रम बिल्कुल बीच में नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है फॉल्टी बैलेंस का। तो उसने ऐसे करने की कोशिश की, न्यूज़पेपर कम से कम 25 kg था और उसने उसको 8 kg कर दिया। अब मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि आपने जो वेट है उस वाले पर ना रखा है, जो राइट पेन पर आपने वेट रखा है और लेफ्ट में आपने न्यूज़पेपर रखे हैं, आप उसको उल्टा चेंज कर लो। वो भाग गया उसे पता, मैंने कि जो आप कर रहे हो ये हम पढ़ा रहे हैं भैया बहुत सालों से, ऐसे नहीं करिए। तो इसमें ध्यान रखना, आपको मूर्ख ना बनाए वो। तो आजकल तो खैर वेइंग मशीन होती है, उसमें रख लो, वो ज़्यादा बेटर है। उसमें 0 देख लेना, चेक कर लेना, नेगेटिव एरर। फिजिक्स बच्चे आना ज़रूरी है। आपने यदि हॉस्पिटल खोल लिया तो देख लेना बच्चे, आप मूर्ख ना बन जाएं। तो उसमें इसलिए फिजिक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। उसमें 0 एरर देख लेना, 0 एरर कितनी है, वो सब कुछ देख लेना। चलिए चलो हेडिंग डालता हूँ, फॉल्टी बैलेंस। फॉल्टी बैलेंस, तो फॉल्टी बैलेंस में देखिए बच्चे, हमारे पास ये इसकी बीम है, ठीक है, और यहाँ इसका फलक्रम है, फलक्रम इसका गड़बड़ है, ये इसका फलक्रम है O पॉइंट। यहाँ इसने पेन, ठीक है, करेक्ट। ये जो बच्चे लेंथ है, सपोजिंग ये लेंथ L1 है
और इधर लेंथ L2 है, ये बीच में होनी चाहिए थी यदि दोनों पेन का वेट बराबर है तो, एम्प्टी पेन का वेट है नहीं। अब उसने क्या किया है कि यहाँ पर पहले से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपका राइट पेन है, ये लेफ्ट पेन है। तो ध्यान रखना, इफ जो आपके पास अननोन, जिसको हमें मेजर करना है कि अननोन वेट is capped, unknown weight is capped, unknown weight is capped, अरे यार K है, is capped, KEPT, capped on right pen it is, अननोन वेट को W मान लेते हैं, इट इज बैलेंस्ड बाय W1 वेट ऑन लेफ्ट पेन। लेफ्ट पेन पर W1 रखना पड़ेगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर कोई अननोन वेट है। ठीक है, ये आपके पास कोई अननोन वेट है, वी डू नॉट नो। ठीक है, ये W है और यहाँ पर जो है हमने एक जो वेट रखा है ये W1 रखा है, W1, और ये बच्चे W है। अब इसके बाद हमने क्या किया, ऑन प्लेसिंग सेम अननोन वेट on placing same unknown weight on left pen, W2 capped on right pen बैलेंसेज इट। समझ में आ गया? तो फाइंड W। अब दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है कि हमारे पास ये सेम है और ये सिचुएशन सेम, जल्दी बना देता हूं। फलक्रम आपके पास ये है यहाँ पर, ठीक है। और चलिए, और यहाँ पर बच्चे हमने फिर अननोन वेट यहाँ रख दिया है और इधर आपको रखना पड़ता है ये, ठीक है। ये फलक्रम है O और इधर अब आपको रखना पड़ रहा है W और इधर बैलेंस होता है अब W2 से। ये बच्चे वही है L1, ये वही है L2, फलक्रम थोड़ा चेंज किया है आपने, दिस इज L1, दिस इज L2। अब बच्चे फिर देखो, अब देखो यहाँ सिचुएशन चलते हैं। ये आपका फलक्रम है, इसके अबाउट ये वेट जो है वो इसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमाएगा इस तरह से, इसका टर्निंग इफेक्ट ऐसे होगा। इसके अबाउट इस वेट का टर्निंग इफेक्ट बच्चे ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ बोलो, W1 इंटू L1 और W इंटू L2, है नहीं, यहाँ लिख दो सीधा। तो यहाँ पर जो बना आपके पास वो बना W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W इंटू L2, यानी फोर्स इंटू लीवर आर्म, इक्वेशन 1। यहाँ पर इसके अबाउट इसको ऐसे घुमा रहा है, तो इसका मोमेंट कैसे हो गया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। उसी समय बच्चे W2 इसको ऐसे घुमा रहा है, इसका मोमेंट हो गया ऐसे। तो W इंटू L1 इज इक्वल टू W2
इंटू L2, या ऐसे लिख सकते हैं W2 इंटू L2 इज इक्वल टू W इंटू L1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों से आपको काम करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर लो, तो क्या बनना है, W1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई W2 इंटू L2 इज इक्वल टू W1 L1 अपॉन W2 L2। तो उधर हो गया बच्चे W, कुछ गलत कर दिया है मैंने क्या, W इंटू, एक मिनट यहाँ देखना, W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W इंटू L2, सही है। और इधर हो जाएगा बच्चे W इंटू L1 W इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2, सही है। ये तो सही था। तो दोनों से बच्चे L1 अपॉन L2 निकाल के इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से L1 अपॉन L2 निकाल कर इक्वेट कर दो, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि L1 L2 अननोन है ना। तो पहले इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से करते हैं। तो L1 अपॉन L2 फर्स्ट इक्वेशन से क्या बनी, L1 अपॉन L2 W अपॉन W1, और दूसरी इक्वेशन से क्या बनी, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W। तो इससे आप देखो तो W स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे और ये ऐसे। अच्छा बच्चे, ये आपसे लग रहा है देखने में कि क्या है, ये एक्चुअली में W है इधर, है ना, ये W इधर है। तो इससे क्या आ रहा है, इससे आ गया W स्क्वेयर इज इक्वल टू W1 W2। तो W इज इक्वल टू, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीन, जब ऐसी चीज़ आती है ना इसको ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। तो W इज इक्वल टू W1 W2, ये आ गया आपके पास। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपके पास अननोन वेट को मेज़र कर रहे हैं, एक बार बैलेंस हो रहा है वो एक तरफ रखने पर 4 किलोग्राम से, और दूसरी तरफ रखने पर आ रहा है 9 किलोग्राम, इसका मतलब अननोन जो वेट है वो √4 इंटू 9 है, यानी कि √36 यानी 6 है। ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे आपके बच्चे फॉल्टी बैलेंस, फॉल्टी FAULTY, फॉल्टी बैलेंस, बढ़िया क्वेश्चन था। एक मिनट, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, अब ये जो है ना अनलिमिटेड क्वेश्चन चले जाते हैं यदि आप जेई की तरफ जाएंगे, है ना। तो जेई मेंस है, जेई एडवांस है, तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा चला जाएगा। लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन थोड़ा और करा दूँ आपको कि लीवर सिस्टम से या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाते हैं, है ना। मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, देखिए। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड, एक अच्छा सा क्वेश्चन कर देता हूँ, देखो। ये है आपका एक वॉल है और ये बच्चे है फ्लोर, है ना। इस क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं। ये आपके पास सपोजिंग स्मूथ वॉल है,
और ये बच्चे रफ सरफेस है, रफ फ्लोर है। यहाँ पर एक बच्चे एक लैडर जो है रखी है, यूनिफॉर्म लैडर है, एक यूनिफॉर्म लैडर है। ठीक है, और मान लेते हैं इसके कुछ भी एंगल ले लेते हैं। चलो ये 37 डिग्री है, इधर ये 53 डिग्री है। इसकी यूनिफॉर्म लैडर है, इसकी लेंथ चलो 12 ले लेते हैं। और W इसका वेट है, वेट ऑफ यूनिफॉर्म लैडर। और मैं थोड़ा सा सिंबॉलिकली क्वेश्चन कराऊंगा। वेट ऑफ यूनिफॉर्म लैडर ये है। अब यूनिफॉर्म लैडर होने का मतलब है इसका जो वेट है उसके सेंटर पर होगा, है ना। इसका जो वेट है, अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा बताना है मुझे, तो ये मान के चलो कि इसका वेट, यूनिफॉर्म का मतलब है इसका वेट सेंटर पर है। अब आपसे पूछ रहा है, ये स्मूथ है, आपसे पूछ सकता है कि म्यू सपोजिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई फ्रिक्शन पूछ ले या चलो म्यू, म्यू ऐसा करते हैं, म्यू देते नहीं है, म्यू मत दो। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, चलो ये ऐसा क्वेश्चन है। अब इसमें पहले बच्चे आपको क्या करना है, पहले तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका बच्चे वेट लग रहा होगा, वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका वेट लग रहा होगा W। और बच्चे रिएक्शन होगी, ये जो है रिएक्शन वॉल की रिएक्शन एन W ले लेते हैं, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन N फ्लोर होगी, NF ले लेते हैं। ये बच्चे A है, ये B है। और इधर बच्चे टेंडेंसी टू स्लाइड है, मैंने आपको बताया था, यानी मैंने लॉज ऑफ मोशन में बताया था, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ध्यान से पढ़ना, टेंडेंसी टू स्लाइड। तो टेंडेंसी टू स्लाइड इधर की तरफ है बच्चे, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, तो दिस इज फ्रिक्शन। तो F जो है फ्रिक्शन है, ये जो F है ये फ्रिक्शन है। अब आपको बच्चे क्या करना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फर्स्ट प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम का है सिग्मा F0, सेकंड प्रिंसिपल होता है सिग्मा टाउ 0, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल भी कहते हैं। एक बार मैं लिखा देता हूँ उसको, है ना, ट्रांसलेशन, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, पहले जो हम पढ़ते थे ना तो यही था। सेकंड प्रिंसिपल इसको कहते हैं। तो कोई एग्जामिनर पुराना है कोई, और उसने पेपर बना दिया कि उसने पूछा कि इक्विलिब्रियम का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है सिग्मा F0 और सेकंड प्रिंसिपल है सिग्मा टाउ 0। ठीक है, ओके। ये फिक्स होती हैं चीज़ें। अब सबसे पहले बच्चे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं सिग्मा F0। तो यहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम ये है कि x भी है y भी है, इधर की तरफ x एक्सिस है, इधर की तरफ y एक्सिस है, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे। इसका मतलब f जितना पॉजिटिव x की तरफ होगा उतना ही बच्चे f नेगेटिव x की तरफ होगा, जितना सिग्मा ये है उतना ही सिग्मा ये है। ऐसे बच्चे जितना f y की तरफ होगा सिग्मा f y, उतना ही बच्चे सिग्मा f माइनस वाई की तरफ होगा। ये तो मतलब समझ में आ रहा है, मतलब मैंने डायरेक्शन हटा दी। तो x की तरफ कोई है क्या,
यानी कि ये देखो, ये बच्चा x की तरफ है तो ये बच्चा -x की तरफ है। तो पहला सिचुएशन तो ये हो गई कि जो फ्रिक्शन है वो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल हो गई, ठीक है। NF और NW समझ में आ गया, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर एंड वॉल है। NW वॉल की नॉर्मल रिएक्शन है, NF जो है फ्लोर की नॉर्मल रिएक्शन है। मैं सारी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा है बच्चे वर्टिकल का, देखो तो W यानी कि NF फ्लोर का जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बच्चे नीचे लग रहा है, W के बराबर है। इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, तो F चाहिए। अब बच्चे सिग्मा, अब देखना टर्निंग इफेक्ट, दूसरा प्रिंसिपल लगाना कि सिग्मा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, ऐसा पॉइंट लेना जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रहे हो। जैसे A पॉइंट है, A पॉइंट पर ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उससे क्या है, इन सबका टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाएगा। वो सारे इसी से लीवर आर्म ही नहीं है, F भी A से जा रहा है, NF भी इससे जा रहा है, तो ये बेकार हो गया। अब बच्चे W वाला रह गया, तो W की वजह से ये इसको इधर घुमा रहा है और ये इसको इधर घुमा रहा है। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को देख लेना। तो आप W वाला देख लो। चलो मैं एक बार अलग से डायग्राम बना दूं। चलो ये W है, तो W जो है आपका ये एंड ये W है। तो लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया बच्चे, ये हो गया L है और ये 37 है, तो ये हो जाएगा इसका लीवर आर्म। और ऐसे बच्चे ये है इधर NW, A के अबाउट पूछ रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगा और ये इसका लीवर आर्म हो जाएगा यहाँ से। ये पहले रुक जाओ, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब पहले W से देखो, तो W इंटू लीवर आर्म ये हो गया बच्चे, ये L cos 37, तो ये हो गया बच्चे मोमेंट इधर की तरफ क्लॉकवाइज। इसका बच्चे एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस इज इक्वल टू NW वॉल इंटू ये बच्चे देखो यहाँ से इस पर ये लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ से इस पर लीवर आर्म डाल देते हैं। तो ये जितना ये है उतना ही ये है, तो ये कितना है बोलो, तो दिस इज इक्वल टू 2L साइन 37 या cos 53 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2L साइन 37। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास कितना आ गया, W इंटू L से L कैंसिल कर देना, इंटू cos 37 कितना है बच्चे बोलो, 37, cos 37 है आपके पास 4/5 इज इक्वल टू NW और NW बच्चे F है इंटू 2 इंटू साइन 37 3/5। तो बच्चे से कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 से 5 काट देना, और 2 2 जा 4 हो गया। तो इससे आपके पास आ गया NW इज इक्वल टू 2W अपॉन 3, और इतना ही बच्चे ये आपके पास फ्रिक्शन है। तो आया आपको बच्चे समझ में कुछ या नहीं, थोड़ा सा अच्छी लेवल का हो गया है। तो मैंने आज आपको ये इक्विलिब्रियम की चीज़ बता दी, और एक लैडर का क्वेश्चन करा दिया मैंने, बहुत अच्छा रहता है, और फॉल्टी लीवर का सिस्टम का बता दिया, फॉल्टी बैलेंस बता दिया। तो ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में रिलेशन निकालते हुए उसके बाद फिर हम सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहिए, और ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।